नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज का जो क्लास है वो लर्निंग थियरी से संबंधित क्लास है ना। लर्निंग थियरी, और लर्निंग थियरी में भी हम लोग व्यवहारवाद पर फोकस किए हुए हैं। संज्ञानात्मक वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे। व्यवहारवाद में हम लोगों ने, है ना, इवान पावलव का व्यवहारवाद सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। उसके बाद हमने हॉर्नडाइक के भी सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ा। उसमें लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रीडीनेस, इन सबों संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ा। आज हम लोग, है ना, बिहेवियरिस्ट थियरी का, यानी कि अधिगम सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे कि बी.एफ. स्किनर साहब ने दिया था, हम आज उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आप सबों को परिचय दे दें। क्या परिचय दे दें कि आपके जो ये बी.एफ. स्किनर साहब हैं, इनका पूरा नाम बरहस फ्रेडरिक स्किनर है। हाँ, ये एक प्रसिद्ध कौन थे? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और व्यवहारवादी लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक भी थे, है ना। उनका जन्म 20 मार्च 1904 को हुआ था और मृत्यु 18 अगस्त 1990 को हुई। स्किनर ने व्यवहारवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और विशेष रूप से उनके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उनका क्या था? उनका क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी था, है ना। इनका ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है। तो पावलव साहब और इनमें थोड़ा डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, पहले थंबनेल ही बना दोगे। बी.एफ. हाँ, बी.एफ. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। चलिए, तो यह सिद्धांत अधिगम, है ना, यानी लर्निंग की प्रक्रिया को समझाने में, कि लर्निंग जो है, अधिगम जो है, वो उसका क्या प्रोसेस है, उसको समझाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और स्किनर साहब का मानना था कि मानव व्यवहार पर्यावरणीय परिस्थितियों से और परिणामों से नियंत्रित होता है, न कि स्वतंत्र इच्छा से, है ना। और इस लेख में हम स्किनर के अधिगम सिद्धांत, इसके सिद्धांतों, प्रयोगों, विशेषताओं, उपयोगिता और आलोचनाओं को हम लोग समझेंगे, है ना। स्किनर साहब का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, हम लोग इसको देखते हैं। स्किनर का अधिगम सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कभी कभी नैमित्तिक यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। यह सिद्धांत व्यवहार के परिणामों पर केंद्रित है, जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यवहार भविष्य में दोहराया जाएगा या नहीं, है ना। स्किनर ने इस सिद्धांत को विकसित करने के लिए कई प्रयोग किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो है, कई बार प्रश्न भी आता है साथियों, स्किनर बॉक्स का उपयोग शामिल है ना। फिर क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की परिभाषा, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल, है ना, कंडीशनिंग भी कहते हैं, उसका परिभाषा। तो यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है, मतलब कि इट इज ए लर्निंग प्रोसेस जिसमें किसी व्यवहार का परिणाम या उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कोई व्यवहार का परिणाम पुरस्कार या दंड, या उसका जो हम उसको रिपीट करते हैं, रिपीटेशन की संभावना को प्रभावित करता है। और स्किनर साहब के अनुसार, यदि किसी व्यवहार के बाद सुखद परिणाम
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्राप्त होता है तो उस व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसके विपरीत यदि व्यवहार के बाद अप्रिय परिणाम प्राप्त होता है तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जाती है। 645 स्किनर के सिद्धांत के प्रमुख तत्व की हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुनर्बलन सिद्धांत, जिसको हम लोग रेनफोर्समेंट भी कहते हैं, और रेनफोर्समेंट में सबसे पहले आता है सकारात्मक पुनर्बलन। समझिएगा, सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जब किसी व्यवहार के बाद कोई सुखद उद्दीपक जोड़ा जाता है, जैसे भोजन, प्रशंसा या पुरस्कार। उदाहरण लेते हैं हम लोग कि यदि एक बच्चा अच्छा अंक लाता है और माता पिता से उपहार मिलता है तो भविष्य में वह और मेहनत करने की प्रेरणा प्राप्त कर, है ना। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। और निगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है, जब किसी व्यवहार के बाद कोई अप्रिय उद्दीपक हटाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है और असफलता से बचता है तो भविष्य में पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होता है। यानी अप्रिय परिणाम वो चाहता है कि वो फेल ना हो, तो उससे बचने का प्रयास करता है, तो वह भविष्य में पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होता है। ये निगेटिव रेनफोर्समेंट हुआ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। दूसरा बात वो कहते हैं दंड का, यानी पनिशमेंट की वो बात कहते हैं। पनिशमेंट में सकारात्मक दंड यानी पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है कि जब किसी व्यवहार के बाद कोई अप्रिय उद्दीपक जोड़ा जाता है, जैसे किसी को डांटे, किसी को शारीरिक सजा दिए, है ना। कोई बच्चा कक्षा में शोर करता है, शिक्षक से उसे डांट पड़ती है तो वो शोर करने से बचता है। ये दंड, ये सकारात्मक दंड हुआ, है ना। और एक नकारात्मक दंड भी होता है साथियों। तो नकारात्मक दंड, जिसको हम लोग निगेटिव पनिशमेंट कहते हैं, तो जब किसी व्यवहार के बाद कोई सुखद उद्दीपक हटाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा होमवर्क करता है और उसका टीवी देखने का समय कम कर दिया जाता है तो वो भविष्य में होमवर्क करने की कोशिश करेगा, है ना। फिर विलोपन की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सटिंक्शन कहते हैं। जब किसी व्यवहार के बाद कोई पुनर्बलन या दंड नहीं दिया जाता तो वह व्यवहार धीरे 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 कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है और उसे कोई ध्यान नहीं मिलता तो वह चिल्लाना बंद कर सकता है, ठीक है। विभेदक उद्दीपक, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस कहते हैं साथियों, यह एक ऐसा संकेत है जो व्यवहार के लिए परिस्थितियों को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक चूहा केवल तभी भोजन प्राप्त करता है जब एक विशेष बत्ती जल रही है तो बत्ती एक विभेदक उद्दीपक बन जाता है जो चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है ना। ये आपको मिलेगा भी स्किनर बॉक्स वाला थियरी में। स्किनर बॉक्स प्रयोगात्मक आधार, यानी स्किनर ने अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए क्या किया, तो स्किनर बॉक्स नामक एक उपकरण का प्रयोग किया। यह एक नियंत्रित पर्यावरण था जिसमें चूहों या कबूतरों जैसे प्राणियों पर प्रयोग किए गए। स्किनर बॉक्स में निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहला, एक लीवर या बटन जिसे प्राणी दबा सकता था। दूसरा, भोजन या पानी जैसा पुरस्कार देने वाला उपकरण। तीसरा, प्रकाश या ध्वनि जैसे उद्दीपक जो व्यवहार को प्रभावित करते थे। चौथा, व्यवहार की आवृत्ति को मापने के लिए, है ना, एक संचयी रिकॉर्डर। और चूहे पर प्रयोग कैसे किया गया, है ना, चूहे पर जो प्रयोग किया गया कैसे, तो स्किनर ने एक चूहे को स्किनर बॉक्स में रखा और शुरू में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता था और संयोगवश लीवर दबा देता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे भोजन की गोली मिलती थी। और धीरे धीरे चूहे ने सीख लिया कि लीवर दबाने से भोजन मिलता है और वह बार बार लीवर दबाने लगा। यह सकारात्मक पुनर्बलन का एक उदाहरण था।
दूसरा बात, उन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया, है ना। देखिएगा क्वेश्चन आता है कि बीएफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, उत्तर देगा उसमें प्रश्न का ये, चूहा देगा, कबूतर देगा, इनमें से एक से अधिक देगा, वहां पर दोनों होगा, इनमें से एक से अधिक करिएगा उसका उत्तर, है ना। तो कबूतर पर प्रयोग, एक अन्य प्रयोग में स्किनर ने कबूतरों को एक बटन दबाने के लिए प्रशिक्षित किया। जब कबूतर बटन दबाता था तो उससे भोजन मिलता था और कबूतर ने जल्दी ही यह व्यवहार सीख लिया। स्किनर ने यह भी दिखाया कि यदि भोजन देना बंद कर दिया जाए, है ना, विलोपन जिसको कहते हैं, तो कबूतर धीरे धीरे बटन दबाना भी बंद कर देता था। इसको विलोपन कहते हैं। अब देखिए पुनर्बलन की अनुसूचियां देखते हैं, है ना। स्किनर ने अध्ययन किया, पुनर्बलन के विभिन्न अनुसूचियों का क्या किया, तो अध्ययन किया, जो निर्धारित करता है कि पुनर्बलन कब और कैसे दिया जाता है ना। ये अनुसूचियां क्या करता है, तो व्यवहार की स्थिरता और दीर्घकालिक प्रभाव को प्रभावित करता है ना। सबसे पहले नंबर पर है निरंतर पुनर्बलन, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट कहते हैं साथियों। तो हर बार जब व्यवहार होता है तो पुनर्बलन दिया जाता है। यह नया व्यवहार सीखने के लिए प्रभावी है। लेकिन यदि पुनर्बलन रेनफोर्समेंट, है ना, बंद हो जाए तो व्यवहार जल्दी गायब हो जाता है। ये निरंतर कंटिन्यूअस पुनर्बलन की बात हुई। आंशिक पुनर्बलन की जब बात करेंगे तो पुनर्बलन केवल कुछ व्यवहारों के बाद दिया जाता है। यह व्यवहार को अधिक क्या बनाता है, तो स्थायी बनाता है। इसके 4 प्रकार हैं, है ना। कितने प्रकार हैं इसके 4 प्रकार हैं। एक है निश्चित अंतराल सूची, ध्यान से सुनिएगा। एक है निश्चित अंतराल सूची, जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। तो पुनर्बलन एक निश्चित समय के बाद दिया जाता है, जैसे हर 5 मिनट में, है ना। उसके बाद है परिवर्तनशील अंतराल अनुसूची। बन जाएगा तो बताना, ठीक है, बन गया। अब उनका ये कर दो, ना थंबनेल बन गया ना, तो इसमें डाल करके और शेड्यूल कर दो 650, ठीक है। परिवर्तनशील अंतराल अनुसूची, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, यानी कि पुनर्बलन अनियमित समय अंतराल पर दिया जाता है, जैसे कभी 3 मिनट, कभी 7 मिनट में, है ना। फिर क्या है निश्चित अनुपात अनुसूची, जिसको हम लोग फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल कहते हैं। तो पुनर्बलन एक निश्चित संख्या में व्यवहार के बाद दिया जाता है, जैसे हर 5 बार लीवर दबाने पर, है ना। फिर क्या है परिवर्तनशील अनुपात अनुसूची, जिसको हम लोग वेरिएबल रेशियो शेड्यूल कहते हैं। पुनर्बलन अनियमित संख्या में व्यवहार के बाद दिया जाता है, जैसे कभी 3 बार, कभी 10 बार। यह अनुसूची सबसे प्रभावी होती है, जैसे जुआ का मशीन होता है ना। इसके स्किनर के सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी, तो पर्यावरण पर ये जोर डालते थे। स्किनर का सिद्धांत पर्यावरणीय कारकों को व्यवहार का मुख्य नियंत्रक मानता है। उनका मानना है कि मतलब ये जो सिद्धांत है इनका, ये कहता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा व्यवहार उस इन्वायरमेंट पर बहुत अधिक निर्भर करता है। दूसरा नंबर है प्रयोगात्मक आधार। यह सिद्धांत नियंत्रित प्रयोग जैसे स्किनर बॉक्स पर आधारित है, जो इसे क्या बनाता है, इसे वैज्ञानिक बनाता है। तीसरा व्यवहार की मापनीयता। स्किनर साहब ने क्या किया, तो व्यवहार की आवृत्ति को मापने के लिए संचयी रिकॉर्डर का उपयोग किया, जिससे व्यवहार का विश्लेषण क्या हो गया, तो आसान हो गया। फिर क्या है पुनर्बलन का महत्व। पुनर्बलन इस सिद्धांत का मूल तत्व है, जो व्यवहार को, है ना, प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकता है। फिर है विलोपन और दंड। सिद्धांत यह भी बताता है कि अनुपयुक्त व्यवहार को कैसे कम किया जा सकता है। अब हम लोग चलेंगे आगे उपयोगिता और शैक्षिक महत्व। स्किनर का सिद्धांत शिक्षा, मनोविज्ञान और व्यवहार संशोधन के क्षेत्र में
व्यापक रूप से उपयोगी है ना। पहला नंबर में है शिक्षा में उपयोग। क्या है? शिक्षा में उपयोग। ध्यान से सुनिएगा। स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग की अवधारणा विकसित की, जिसमें शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया यानी फीडबैक दी जाती है। ठीक है। दूसरा है कि शिक्षक सकारात्मक पुनर्बलन जैसे प्रशंसा और ग्रेड का उपयोग करके छात्रों को प्रेरित करते हैं। तीसरा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग करके अवांछित व्यवहार को कम किया जा सकता है। सेकंड नंबर में है व्यवहार संशोधन, यानी बिहेवियर में क्या करना, तो संशोधन करना। क्या है बिहेवियर संशोधन? तो स्किनर के सिद्धांत का उपयोग नशा छुड़ाने के लिए, फोबिया मतलब एक विशेष किस्म का डर के उपचार के लिए, और अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान में किया जाता है। यह बच्चों में अनुशासन और नैतिक व्यवहार विकसित करने में क्या करता है, तो मदद करता है ना। अब हम लोग चलेंगे प्रशिक्षण और प्रबंधन की ओर। तो कार्यस्थलों पर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बोनस या प्रमोशन जैसे सकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग किया जाता है, ताकि कर्मचारी ठोस और मजबूत काम कर सके, है ना। कार्यालयों कार्यस्थलों पर यह हो गया आपका। पशु प्रशिक्षण में भी स्किनर के सिद्धांत का व्यापक उपयोग होता है। हालांकि हर पॉजिटिव इफेक्ट के साथ साथ निगेटिव इफेक्ट भी अवश्यंभावी होता है। हम इसके आलोचनाओं की जब बात करेंगे तो स्किनर का सिद्धांत बहुत प्रभावशाली रहा, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी है ना। संज्ञानात्मक कारकों की उपेक्षा, जैसे कि ब्रूनर साहब ने या वाइगोत्स्की साहब ने संज्ञानात्मक विकास की भी चर्चा की, उस पर भी ध्यान दिया, वो इन्होंने उसको अवॉइड किया। इन्होंने केवल जो है ना मतलब दूसरा तर्क दिया, व्यवहार से संबंधित तर्क दिया। स्किनर के सिद्धांत में इसको विचार को इग्नोर किया गया, इमोशंस को इग्नोर किया गया और संज्ञानात्मक प्रक्रिया को भी इग्नोर किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। जबकि नोम चोम्स्की, बहुत बड़े नाम है ये मनोवैज्ञानिक के रूप में, है ना। नोम चोम्स्की साहब का जो नाम है वो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा नाम है। तो नोम चोम्स्की ने तर्क दिया कि स्किनर का सिद्धांत जटिल मानव व्यवहार जैसे भाषा अधिग्रहण को समझाने में असफल रहा है। उसमें डिस्क्रिप्शन में ChatGPT लिखे। ओके। स्वतंत्र इच्छा की अवहेलना की बात करेंगे तो स्किनर का यह मानना कि व्यवहार पूरी तरह पर्यावरण से नियंत्रित होता है ना। स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत पसंद को कम महत्व दिया जाता है। फिर क्या है? फिर है हमारा सीमित दायरा। इसकी बात करेंगे हम, सीमित दायरे की बात करेंगे। तो स्किनर का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से पशुओं पर आधारित है और कुछ आलोचकों का मानना है कि इनका मानव व्यवहार पर सीधा अनुप्रयोग संभव नहीं है ना। क्या मानना है? कि मानव व्यवहार पर सीधा अनुप्रयोग संभव नहीं है। कुछ नैतिक चिंताओं की भी हम लोग बात करेंगे। तो नैतिक चिंता यह है कि दंड और नकारात्मक पुनर्बलन के उपयोग से मोरालिटी से संबंधित सवाल उठते हैं कि क्या ऐसा करना उचित है, क्योंकि यह बच्चों या व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हम बात कर लेंगे स्किनर और अन्य सिद्धांतों से तुलना की बात कर लेंगे। तो पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं, उसका और बंडूरा का, इन सब का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो पावलव का जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ना, किस पर आधारित है? तो पावलव का सिद्धांत अनैच्छिक व्यवहार जैसे लार टपकना इत्यादि पर केंद्रित है, जबकि स्किनर का सिद्धांत
ऐच्छिक, ये अनैच्छिक है, ये ऐच्छिक व्यवहार, जैसे लीवर दबाना पर आधारित है। वो अनैच्छिक मतलब लाल टपकना अनैच्छिक हो गया, है ना, और ऐच्छिक जैसे लीवर दबाए तो भोजन मिला, ये ऐच्छिक हो गया। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। पावलोव ने उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि स्किनर साहब जो है वो व्यवहार के परिणाम की चिंता करते हैं। पावलोव उत्तेजना और प्रतिक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, ये एसआर थियरी कहलाता है। क्या कहलाता है ये? एसआर, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध पर निर्भर करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको हम लोग सोशल लर्निंग थियरी कहते हैं। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है, देखिएगा। तो अल्बर्ट बंडूरा ने अवलोकन और नकल यानी ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन पर जोर दिया, जबकि स्किनर ने जो है वो प्रत्यक्ष पुनर्बलन पर, यानी कि प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो रहा हो, और पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट, जो सामने हो रहा हो, जो सामने चल रहा हो, उस पर फोकस किया, है ना। हॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या कहता है ना। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से प्रभावित है, लेकिन स्किनर ने क्या किया, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और विस्तार रूप दिया और पुनर्बलन की अनुसूचियों को क्या किया, तो शामिल किया, है ना। तो इससे बहुत कुछ हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। तो साथियों, हम लोग याद रखेंगे कि बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत अधिगम और व्यवहार को समझने में एक क्रांतिकारी कदम था। इस सिद्धांत ने किस पर, तो शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात कि व्यवहार संशोधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्किनर बॉक्स और पुनर्बलन की अनुसूचियों जैसे, है ना, पुनर्बलन की अनुसूचियों जैसे, ठीक है, कहाँ चला गया, पुनर्बलन की अनुसूचियों जैसे वैज्ञानिक उपकरणों और अवधारणाओं ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया। हालांकि संज्ञानात्मक कारकों की उपेक्षा और स्वतंत्र इच्छा की अवहेलना जैसी आलोचनाएं भी इस सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी स्किनर का सिद्धांत आज भी शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, है ना, और व्यवहार प्रबंधन में व्यापक रूप से उपयोगी है। यह सिद्धांत में यह समझने में मदद करता है कि पर्यावरण और परिणाम हमारे व्यवहार को कैसे आकार देते हैं और इसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करके हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, आज के क्लास में हमने देखा, किन किन चीज़ों को देखा आज के क्लास में। हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना कि बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत क्या है, बीएफ स्किनर कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था, है ना, और वो किस चीज़ से संबंधित थियरी की उन्होंने सर्च किया। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की, जबकि उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी। इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, और उनके सिद्धांत को जो है क्या कहते हैं, तो उनके सिद्धांत को क्या कहते हैं आपको अच्छे तरह से पता होगा ही, है ना। अब स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुसंधान सिद्धांत जो है, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी आज आप लोग को हम बता दिए हैं। स्किनर के सिद्धांत का प्रमुख तत्व क्या है, पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन में भी आपको हमने बताया कि सकारात्मक पुनर्बलन क्या है और नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, ये भी हम लोगों ने देखा। हमने देखा कि दंड सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। हमने एक्सटिंक्शन की भी बात की, हमने विभेदक उद्दीपक अर्थात डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस की भी बात की, और हमने आपको स्किनर बॉक्स का उपयोग कैसे हुआ, उन्होंने किस पर प्रयोग किया, चूहा और कबूतर दोनों पर ही उन्होंने उपयोग किया। साथियों, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना।
तो ये पूरा तरह से हमने आपको बताया। फिर चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर जो है प्रयोग किया, वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक से हमने उन सब चीज़ों को भी देखा था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है ना, हमारा अगला पॉइंट क्या था, तो निरंतर पुनर्बलन यानी कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट की बात की, आंशिक पुनर्बलन की बात की, निश्चित अंतराल सूची की बात की, परिवर्तनशील अंतराल अनुसूची की हमने बात की, निश्चित अनुपात अनुसूची की बात की। ये नोट्स जाएगा, आप लोग इसको देख भी लेंगे। परिवर्तनशील अनुपात अनुसूची की भी हमने बात की, है ना। स्किनर के सिद्धांत की विशेषता क्या थी, हमने उसको भी आपको बताया, और आपको बताया विलोपन क्या होता है, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, यह भी हमने आपको बताया। प्रशिक्षण और प्रबंधन बताया, आलोचनाओं में बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव हर जगह है ना, वो बताया। स्किनर के सिद्धांत में विचार, भावना, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया की हमने चर्चा की। स्वतंत्र इच्छा की अवहेलना, सीमित दायरा, नैतिक चिंता, इन सब पर हमने चर्चा की। स्किनर और अन्य सिद्धांतों से हमने इसकी तुलना की साथियों। तो हमारा आज का सेशन जो है यहीं पर होता है समाप्त, और मिलते हैं हम लोग फिर। हो सका, वादा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल ऑब्जेक्टिव सीरीज एक बार आप सबों के समक्ष चला दें, है ना। लेते हैं विदा, और मिलते हैं हम लोग फिर से कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, शब्बा खैर, थैंक यू।